हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हम स्टडी कर रहे हैं और इसके पहले वाले लेक्चर में बहुत सारे इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने स्टडी किया था और कौन कौन से टाइप के गैसियस पॉल्यूटेंट एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन एट्सेट्रा। तो वो सारी चीज़ें हमने जो स्टडी किया और ये जो है किस तरह से हार्मफुल होते हैं और ग्लोबल वार्मिंग किस तरह से होती है, वो सारी चीज़ें हमने जो है डिटेल में स्टडी की है। टुडे आवर टॉपिक फॉर स्टडी इज़ एसिड रेन। तो नॉर्मली रेन वाटर हैज़ अ पीएच ऑफ 5.6। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए, पीएच जो है रेन वाटर का 5.6 है। दिस इज़ फॉर रेन वाटर। तो ये रेन वाटर का पीएच है जो नॉर्मल होता है ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ H+ आयंस फॉर्म बाय द रिएक्शन इन रेन वाटर विद कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। अब यहाँ पर जो आप देखिए कि रेन वाटर जो है ये जब एटमॉस्फेयर से जब अर्थ सरफेस पर आएगा, है ना, आसमान से जब जो है अर्थ सरफेस पर आएगा तो एटमॉस्फेयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है उसके साथ रिएक्ट होकर ये बनाता है कार्बोनिक एसिड। तो देखिए क्या होगा, दिस इज़ वाटर एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर। तो ये दोनों मिलकर जो बनाएंगे H2CO3। दिस इज़ कॉल्ड एज कार्बोनिक एसिड। दिस इज़ कॉल्ड कार्बोनिक एसिड। और ये कार्बोनिक एसिड जो है डिसोसिएट होगा H2CO3 गिव्स राइज टू H+ प्लस HCO3 माइनस। तो इस H+ के प्रेजेंस की वजह से रेन वाटर का पीएच जो है एसिडिक साइड पर आता है, दैट इज़ 5.6। अब यहाँ पर एक बात जो ध्यान रखिए कि व्हेन द पीएच ऑफ वाटर ड्रॉप बिलो 5.6, अगर पीएच जो है 5.6 से कम होता है तो फिर आप इसको जो है एसिड रेन कहिए, वरना अगर इतना पीएच है तो नो प्रॉब्लम, कोई हमारे लिए जो है डिफ़िकल्टी और कोई ऐसे जो है एडवर्स इफ़ेक्ट हमारे ऊपर नहीं होने वाले हैं, कोई ऐसा इफ़ेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर 5.6 से नीचे आता है ये पीएच ऑफ रेन वाटर तो फिर आप जो है उसको नाम दीजिए एसिड रेन। तो ये बात जो है ध्यान रखना है। तो एसिड रेन रिफर्स टू द वेज इन विच एसिड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इज़ डिपॉजिटेड ऑन द अर्थ सरफेस and oxides of nitrogen and carbon are acidic in nature, which can be blown by wind along with the solid particles in the atmosphere। तो ये जो है एसिड जो होगा ये आपको जो है वाटर के अंदर जो है मिक्स होगा और इस तरह से ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और कार्बन ये भी एसिडिक होते हैं, जो कि हवा के ज़रिए से ये जो है रेन वाटर के अंदर जो है शामिल होते हैं और इस तरह से कुछ सॉलिड पार्टिकल्स भी इसके अंदर जो है प्रेजेंट होते हैं और फाइनली दे सेटल डाउन आइदर ऑन द ग्राउंड एज ड्राई डिपोजिशन और इन वाटर फॉग एंड स्नो एज वेट डिपोजिशन। तो ये इतनी सारी चीज़ें जो है वाटर के अंदर जो है मिक्स होती है, जिसकी वजह से वाटर जो है एसिडिक नेचर का होगा और इस तरह से हम उसको एसिड रेन कह सकते हैं। अब देखिए एक डायग्राम आपकी बुक में दिया हुआ है, वो डायग्राम जो है एसिड रेन कैसे बनती है या वाटर जो है एसिडिक किस तरह से हो रहा है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें जो है मिक्स होती है, तो ये चीज़ मैं आपको जो है डायग्राम के ज़रिए से बताने वाला हूँ। देखिए ये जो डायग्राम है आपकी बुक के अंदर, ये देख रहे हो 14.1 पर एसिड डिपोजिशन है। एसिड रेन किस तरह से होती है यहाँ पर एक डायग्राम के ज़रिए से आपको शो किया गया है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये इंडस्ट्रीज़ है, ये व्हीकल्स है ना, सिटी का जो है यहाँ पर जो लिया गया है। तो ये व्हीकल्स का जो इमिशन है, इसी तरह से ये इंडस्ट्रीज़ का जो इमिशन है, तो गैसियस पॉल्यूटेंट यहाँ पर जो है एयर में शामिल हो रहे हैं। और आप यहाँ देख सकते हो कि सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड इमिशन, तो ये फैक्ट्रीज़ के ज़रिए से और मोटर व्हीकल्स के ज़रिए से ये जो इमिशन है ये वाटर वेपर क्लाउड के अंदर जो है प्रेजेंट हुआ और उसकी वजह से यहाँ पर इन सब की आपस की जो रिएक्शन हुई और सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जो इसके अंदर फॉर्म हुआ। फिर ये नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड से मिक्स वाला जो वाटर है वो रेन के फॉर्म में आप देखते हो कि यहाँ पर ये प्लांट्स के ऊपर जो है बरस रहा है, तो ड्राई फॉल आउट यहाँ पर होगा। तो इसकी वजह से डैमेज टू वेजिटेशन, तो जो प्लांट्स होंगे और जो क्रॉप्स होती है या एग्रीकल्चरल लैंड्स होती है वो इस एसिड रेन की वजह से जो है डैमेज होती है। इसी तरह से देखिए यहाँ पर जो है एसिडिक फॉग है, ये एसिडिक फॉग की वजह से यहाँ पर एसिड रेन हो रही है और एसिड रेन जो है आप देख रहे हो कि डायरेक्ट यहाँ पर जो है इस एक्वेटिक लाइफ के अंदर जो है उसको जो है डेंजर पैदा कर रही है। पानी के अंदर जो ये मिक्स हो रही है, जो लैंड वाटर जिसको आप
रिवर लेक वगैरह जो है कह सकते हो, उसके अंदर जो है ये मिक्स हो रहा है। और एक्वेटिक लाइफ जैसे कि वहाँ पर जो है कुछ एक्वेटिक प्लांट्स हैं और कुछ फिशेस वगैरह आपको दिख रही है, तो इनका जो है ये डेंजर हो सकता है। साथ ही साथ जो है ये एसिड रेन जो है क्या होगी कि ये स्नो के ऊपर जब पड़ेगी तो वहाँ से जो है स्नो जो है मेल्ट होकर जो लो लाइंग एरियाज़ है वहाँ पर जो है आएगी, और फिर वो स्नो का जो वाटर होगा वो एसिड रेन के वाटर के साथ जो है मिक्स होकर फिर से जो है यहाँ पर ये एक्वेटिक लाइफ को जो है डेंजर कर सकती है। तो इस तरह से आप देखोगे कि ये जो डैमेज टू वेजिटेशन है, तो यहाँ पर जो प्लांट्स जो एसिड रेन की वजह से अफेक्ट हो रहे हैं, ये हमारी लाइफ के लिए भी जो है नुकसानदेह हो सकते हैं कि यहाँ के जो है फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स वगैरह अगर हम खाते हैं, है ना, एनिमल्स वगैरह जो है अगर उसको जो है यूज़ करते हैं तो उनकी ज़िंदगी को भी जो है ख़तरा हो सकता है। तो इस तरह से ये एसिड रेन के जो है ये एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं, किस वजह से एसिड रेन हो रही है और उसकी वजह से हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर कौन कौन से जो है नुकसानात हो सकते हैं, इस डायग्राम के ज़रिए से इसके अंदर जो है इसको समझाया गया है। आप अपनी बुक के अंदर इस डायग्राम को भी देखकर अच्छी तरह से और जो है समझ सकते हो कि एसिड रेन जो है कौन कौन से एडवर्स इफ़ेक्ट हमारे जो है अर्थ प्लेनेट पर जो है कॉज कर सकती है। ओके, तो डायग्राम के ज़रिए से आपने जो है बहुत अच्छी तरह से समझ लिया कि एसिड रेन जो है क्या होती है और वो किस तरह से जो है बनती है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम स्टडी कर चुके हैं। नाउ सी द एसिड रेन इज़ द बाय प्रोडक्ट ऑफ वेराइटी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। अर्थ सरफेस पर बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है, उसकी वजह से ये जो है एसिड रेन एज ए बाय प्रोडक्ट जो है हमको मिलती है। तो दे इमिट, तो ये जो एक्टिविटीज़ है जो ह्यूमन बीइंग के ज़रिए से होती है, तो ये क्या करते हैं कि दे इमिट द ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र एंड नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर। जैसे कि बर्निंग ऑफ फ्यूल वगैरह होते हैं, इसकी वजह से ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फ़र ये एटमॉस्फेयर के अंदर जो है कंटिन्यूसली मिक्स होते हैं। तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल दैट कंटेन्स सल्फ़र एंड नाइट्रोजिनस मटेरियल सच एज कोल एंड ऑयल इन पावर स्टेशंस एंड फर्नेसेस। इतनी सारी जगहों पर ये देखो आप ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है, जिसकी वजह से ये जो है सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है प्रोड्यूस करते हैं। एंड आफ्टर ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन विद वाटर दे आर मेजर कंट्रीब्यूटर टू द एसिड रेन। तो ये जो है वाटर और इसी तरह से इनका जो है रिएक्शन विद वाटर होगी, साथ ही साथ जो है इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो फिर ये क्या करेंगे कि ये जो है एसिड रेन के लिए जो है सबसे इम्पॉर्टेंट जो है फैक्टर्स बनते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि बिकॉज द पॉल्यूटेड एयर यूजुअली कंटेन्स द पार्टिकुलेट मैटर दैट कैटलाइज द ऑक्सीडेशन। तो एयर के अंदर जो है आपको कुछ पार्टिकुलेट मैटर मिलेंगे जो कि इस ऑक्सीडेशन को जो है कैटलाइज करती है। तो देखिए सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो एयर के अंदर प्रेजेंट है, वो किस तरह से जो है यहाँ पर ऑक्सीडाइज होकर जो है कुछ सब्सटेंसेस फॉर्म करती है, और वो सब्सटेंसेस क्या होंगे, इस पर से हम समझ सकते हैं कि एसिड रेन का जो है मेन कॉज क्या हो सकता है। तो लेट अस सी द ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड। तो आप देखिए 2SO2 प्लस H2O प्लस O2, यहाँ पर जो इसका ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होने के बाद आप देखोगे कि ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है फॉर्म करेगा। इट गिव्स राइज टू H2SO4। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो सल्फ़र डाइऑक्साइड प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर के अंदर, वो एसिड रेन मतलब जो रेन वाटर के साथ ऑक्सीडाइज होगा और सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म करेगा। इसी तरह से जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये वाटर के साथ रिएक्ट होगा और इसका भी ऑक्सीडेशन होगा, तो इट गेट कन्वर्टेड इनटू नाइट्रिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड ये जो है एटमॉस्फेरिक सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के ज़रिए से कंटिन्यूसली फॉर्म हो रहा है, और इसकी वजह से वाटर जो है ये एसिडिक नेचर का बनता है, जो रेन के थ्रू जो है अर्थ सरफेस पर जो है पहुँच रहा है। इसी तरह से अमोनियम सॉल्ट्स आर ऑल्सो फॉर्म एंड कैन बी सीन एज एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ हेज़। तो यहाँ पर आप देखिए हेज़ जो होता है, जिसको आप धुंध और कोहरा जो है कह सकते हो, तो इस कोहरे के अंदर जो है आपको अमोनियम सॉल्ट जो है मिलेंगे। तो ये जो है ध्यान रखिए कि दिस हैज़ इज़ द एरोसॉल ऑफ द फाइन पार्टिकल्स। ये बहुत बारीक बारीक छोटे छोटे पार्टिकल्स का जो ये एरोसोल होता है। तो ये क्या होगा कि दिस एरोसोल पार्टिकुलेट ऑफ ऑक्साइड्स और अमोनियम, दिस पार्टिकल्स आर ऑक्साइड्स ऑफ अमोनियम
सॉल्ट्स, तो ये जो है ऑक्साइड या फिर अमोनियम सॉल्ट के जो है ये फाइन पार्टिकल्स होते हैं जो कि हवा के अंदर जो है मिक्स होंगे, और इसकी वजह से क्या होगा, दिस विल मिक्स इनटू द रेन ड्रॉप्स। ये जो वाटर के जो रेन के वाटर है उसके ड्रॉप्स के अंदर जो ये मिक्स होंगे अमोनियम सॉल्ट्स या ऑक्साइड्स, और उसकी वजह से क्या होगा, एंड दे आर कॉजिंग द वेट डिपोजिशन, दैट इज़ द मिक्सिंग इन द रेन वाटर। तो ये वेट डिपोजिशन होगा। ये जो है स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, दीज आर दी फाइन पार्टिकल्स जो कि ऑक्साइड्स और अमोनियम सॉल्ट हो सकते हैं। तो ये रेन ड्रॉप के अंदर जो है मिक्स होकर वेट डिपोजिशन जो है क्रिएट करते हैं। इसी तरह से सल्फर डाइऑक्साइड also absorbed directly in both solid and ground surfaces and it is thus deposited as dry deposition। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड जो होगी ये जो है ग्राउंड और साथ ही साथ जो है ये सॉलिड और लिक्विड फॉर्म के अंदर जो है ग्राउंड के अंदर जो है मिक्स होगी, और इस तरह से ये जो है ड्राई डिपोजिशन जो है क्रिएट करेगा। तो रेन वाटर के अंदर वेट डिपोजिशन एज वेल एज ड्राई डिपोजिशन, दोनों के डिपोजिशन की वजह से अब जो वाटर बनता है वो एसिडिक नेचर का होगा, और इस तरह से ये हमारे लिए जो है बहुत ही नुकसान की चीज़ होगी। अब देखिए कि एसिड रेन के क्या क्या एडवर्स इफ़ेक्ट हो सकते हैं। एसिड रेन हमारे लिए जो है कौन कौन से नुकसान जो है पैदा कर सकती है। तो सबसे पहले देखिए कि दिस acid rain is harmful for agriculture, trees and plants as it dissolves and washes away nutrients needed for life। तो ये बात जो है ध्यान रखिए कि प्लांट्स और एग्रीकल्चर्स के लिए ये एसिड रेन वाटर जो है बहुत ही हार्मफुल है। वजह क्या है कि ये बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो हमारी लाइफ के लिए जो है नेसेसरी होते हैं उसको वॉश अवे कर देती है, उसको जो है धोकर रख देती है, और जो उस प्लांट के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, जो हमको मिलने चाहिए, जो हमारी लाइफ के लिए नेसेसरी होते हैं, वो उसमें से जो है कम हो जाते हैं। इट कॉजेस रेस्पिरेटरी एलिमेंट इन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। तो जो रेस्पिरेटरी है, जो सांस लेने की जो बहुत सारी जो है दुश्वारी होती है, वो इस एसिड रेन की वजह से जो है क्रिएट होती है ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के अंदर। इसी तरह से व्हेन एसिड रेन फॉल्स and flows on the ground water, it reaches to the river, lakes etc. and it affects the plant and animal life in एक्वाटिक इकोसिस्टम। जब ये एसिड रेन जो है जो फ्लो होकर है ना, ये एसिडिक रेन वाटर फ्लो होकर जब रिवर्स और लेक में, नदियों में, झीलों में, तालाबों में जब मिक्स होगा, तो वहाँ पर जो एक्वाटिक लाइफ है, जो प्लांट और एनिमल्स वहाँ पर जो है जैसे फिशेस वगैरह, तो उनकी जो है ज़िंदगी को जो है ख़तरा हो सकता है। दे आर हार्मफुल फॉर एक्वाटिक इकोसिस्टम। इसी तरह से इट करोड्स वाटर पाइप्स, जो वाटर कैरिंग पाइप्स होते हैं तो उसको जो है करोड करती है, उसको जो है गला देती है, सड़ा देती है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो ड्रिंकिंग वाटर के अंदर जो कुछ मेटल जो है मिक्स होंगे, जैसे कि आयरन है, लेड है, कॉपर वगैरह, ये ड्रिंकिंग वाटर के अंदर जो है मिक्स हो सकते हैं, और वो पानी हम जो है पीने के लिए जब इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लिए जो है बहुत सारी जो है ख़तरे की बात जो हो सकती है, और बहुत सारी बीमारियां हमको हो सकती है। तो सो मेनी डिसीजेस विल बी कॉज्ड बाय मिक्सिंग ऑफ रेन वाटर इनटू ड्रिंकिंग वाटर। तो acid rain damages the buildings and other structures made of steel or stone। स्टील और स्टोन के बने हुए बहुत सारे जो है बिल्डिंग्स होते हैं, वो बिल्डिंग्स को जो है ये रेन वाटर क्या करता है, डैमेज करता है। और इस तरह से जो है वहाँ पर आप देखोगे कि हमारे इंडिया में जो ताजमहल है, तो ताजमहल को जो है एसिड रेन से जो है सबसे ज़्यादा ख़तरा है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये स्टोन का बना हुआ है, जिसको आप जो है संगमरमर कह सकते हो। और संगमरमर जो होता है ये एसिड रेन की वजह से जो है इसके अंदर जो है रिएक्शन होगी, और उसकी वजह से वो स्ट्रक्चर जो है डैमेज हो रहा है, वो स्ट्रक्चर जो है ख़राब होने का उसको जो है बहुत ज़्यादा ख़तरा है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ताजमहल जो हम देखेंगे, तो ये ताजमहल को जो है इस एसिड रेन की वजह से सबसे ज़्यादा जो है ख़तरा हो सकता है। तो इस तरह से ये एसिड रेन क्या होती है, किस तरह से ये पैदा होती है, और अर्थ सरफेस पर आने के बाद ये कौन कौन से जो है एडवर्स इफ़ेक्ट है हमारी लाइफ पर, प्लांट लाइफ पर और एनिमल की लाइफ पर जो है क्रिएट करती है, ये सारी चीज़ें हमने जो स्टडी किया है। एसिड रेन
को हम जो है किस तरह से रोक सकते हैं, तो उसकी दूसरी वजह यही है कि ये जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ये गैसेस जो है कंटिन्यूसली जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो है शामिल हो रही है, मिक्स हो रही है, इनके प्रोडक्शन को हम जो है रोकें। तो कोल है, माइनिंग है, और इसी तरह से अदर जो है बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल है, जैसे कि व्हीकल्स के जो एग्जॉस्ट होते हैं, इन सारी चीज़ों को अगर हम जो है कंट्रोल कर लेते हैं तो बहुत हद तक के प्रोडक्शन ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर के अंदर जो है कम से कम होगा, और एसिड रेन जो है हमको यहाँ पर जो है कम से कम जो है क्वांटिटी में मिलेगी, और इसको हम जो है मिनिमाइज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट द एसिड रेन। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने कुछ गैसियस एयर पॉल्यूटेंट की स्टडी किया था, जिसमें ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र है, नाइट्रोजन है, कार्बन एक्सेट्रा है, वो सारी चीज़ें, हाइड्रोकार्बन है, और दीगर जो ग्रीन हाउस गैसेस है वो सारी चीज़ें हमने स्टडी किया था। आज हम स्टडी करने वाले हैं दैट इज़ पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स। तो ये पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? सिंपली ये पार्टिकल से बना है, पार्टिकल, दैट इज़ पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स। ऐसे पॉल्यूटेंट जो पार्टिकल्स रखते हैं, कुछ मतलब जो इसके अंदर जो है सॉलिड मटेरियल्स जो हो सकते हैं, आप उनको नाम दोगे पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स। तो ये पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं और इसको हम जो है कौन कौन सी कैटेगरीज के अंदर जो है क्लासीफाई कर सकते हैं, हम इसकी डिटेल स्टडी करने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि ये पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट जो है क्या हो सकते हैं। तो दीज आर दी माइन्यूट सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन एयर। तो ध्यान रखिए, माइन्यूट सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड ड्रॉपलेट्स इन एयर, तो इसको हम नाम देंगे पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स। अब ये पॉल्यूटेंट कहाँ से आते हैं? तो दीज आर प्रेजेंट इन व्हीकल इमिशंस, स्मोक पार्टिकल्स फ्रॉम फायर्स, डस्ट पार्टिकल्स एंड ऐश फ्रॉम इंडस्ट्रीज़। इतनी सारी जगहों से आपको ये पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट मिलते हैं, जैसे कि स्मोक्स होते हैं, डस्ट होते हैं, है ना। इसी तरह से जो है जो फायर्स के ज़रिए से जो स्मोक निकलता है, उसके अंदर आपको जो है ये पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट जो है मिलेंगे। इसी तरह से आप देखिए कि दिस पार्टिकुलेट्स इन द एटमॉस्फेयर मे बी वायबल और नॉन वायबल। ये दो तरह के होते हैं। पहला जो होगा, इसको आप नाम दीजिए वायबल, और दूसरा होता है नॉन वायबल। तो वायबल आप किसको कहिए? ये जो है लिविंग होते हैं, और नॉन वायबल ये नॉन लिविंग होते हैं। तो आप देखिए कि वायबल जो पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स होते हैं, इसके अंदर आपको मिलेगा बैक्टीरिया, फंजाई, अलगी, मोल्ड्स एट्सेट्रा। ये सब के सब जो है माइन्यूट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। बैक्टीरिया, अलगी, फंजाई एट्सेट्रा, ये सब के सब जो है बहुत ही छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है बहुत सारी जो है बीमारियां जो है पैदा करते हैं, एंड दे आर डिस्पर्स्ड इन द एटमॉस्फेयर। ह्यूमन बीइंग्स आर एलर्जिक टू सम ऑफ द फंजाई फाउंड इन एयर। बहुत सारे फंजाई होते हैं जिसकी वजह से ह्यूमन बीइंग जो है ये एलर्जिक एक्शन जो है शो करते हैं। इनको जो है बहुत सारी इन फंजाई के प्रेजेंस की वजह से जो है एलर्जी होती है, और बहुत सारे जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं जिसकी वजह से बहुत सारी जो बीमारियां होती है। तो हवा के अंदर जो है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसको आप वायबल पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट जो है कह सकते हो, ये प्रेजेंट होते हैं। तो दे आर ऑल्सो कॉज प्लांट डिसीज़। तो ये जो बैक्टीरिया, अलगी, फंजाई वगैरह हैं, ये सब के सब जो है बहुत सारी जो है प्लांट डिसीजेस भी जो है क्रिएट करते हैं। और नॉन वायबल पार्टिकुलेट्स मे बी क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू देयर नेचर एंड साइज़। तो जो नॉन वायबल पार्टिकुलेट्स हैं वो जो है उनके नेचर और साइज़ के बेसिस पर जो है अलग अलग क्लासेस में क्लासीफाई किए हैं। ये 4 टाइप्स आपको दिख रही है, स्मोक, डस्ट, मिस्ट और फ्यूम्स हैं। तो वन बाय वन हम देखते हैं कि ये क्या होते हैं और ये कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि स्मोक्स, सबसे पहले हम देखेंगे स्मोक। स्मोक कहाँ बनता है, कैसे बनता है, ये चीज़ देखेंगे। तो स्मोक
particulates consist of solid mixture that is present in continuous decomposition of the fossil fuels। तो यहाँ पर देखिए कि जो स्मोक बनता है, particulate consist of solid और mixture of solid and liquid particles present in the combustion of organic matter। तो ऑर्गेनिक मैटर जो होता है उसके कंबशन के दौरान में ये जो है बनता है। तो इसके अंदर आप देखोगे कि ये मिक्सचर ऑफ सॉलिड और लिक्विड के जो है मिक्सचर जो हो सकता है। तो ये जो है कंप्लीट कंबशन या सिंपली आप इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल जो है कह सकते हो, इसके अंदर जो बनता है। तो एग्जांपल आप देखिए, सिगरेट का जो स्मोक होता है, सिगरेट इसका जब कंबस्शन होता है, ये जब बर्न होता है तो इसके बर्निंग की वजह से जो है बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी जो है स्मोक जो है उसमें से निकलता है। इसी तरह से स्मोक फ्रॉम बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, गार्बेज एंड ड्राई लीव्स, जो कचरे होते हैं है ना, जो डंपिंग ग्राउंड के ऊपर हम ले जाकर डाल देते हैं, उसके जलाने से जो है ये स्मोक जो है बनता है बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी में। इसी तरह से ड्राई लीव्स जब जलती है तो बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी में जो है ये स्मोक प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह से ऑयल के जलने से जो स्मोक बनता है, तो ऑयल के जलने से भी आप देखोगे कि ये पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट बनता है जिसको हम स्मोक कहेंगे। तो सिंपली आप देखिए कि बर्निंग ऑफ द फ्यूल या फिर कोल है या फिर गार्बेज है या और बहुत सारी चीज़ों की वजह से, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है जो लोग स्मोकिंग के हैबिचुअल होते हैं तो उनके ज़रिए से भी बहुत सारा स्मोक जो है एटमॉस्फेयर के अंदर ये जो है मिक्स होते रहता है कंटिन्यूसली। इसलिए एक एडवाइस दी जाती है कि हम सिगरेट स्मोकिंग से जो है बचें। और साथ ही साथ बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि जो डंपिंग ग्राउंड में जो कचरा ले जाकर डालते हैं उसको जाके जो है जला देते हैं। तो जला देना जो है उसका जो है मतलब सलूशन नहीं है। आप उसको अदर पर्पस के लिए जो है यूज़ कर सकते हो। उसके लिए जो है आप कुछ इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, कुछ मशीन्स वगैरह आती है जिसको जो है डैमेज करने के लिए जो है आप उसको जो है यूज़ कर सकते हो। और जो भी डंपिंग ग्राउंड पर आप कचरा वगैरह ले जाके डालते हो उसका जो है अदर पर्पस भी निकल सकता है, लेकिन उसको जला देना ये जो है उसका सलूशन नहीं है। तो उससे हमको जो है बचना है। तो वो कचरा जलाने से जो हमको बचना है ताकि कम से कम स्मोक जो है एटमॉस्फेयर के अंदर जो है मिक्स हो सके। और अगर आप सिगरेट स्मोकिंग करते हो तो इससे भी जो है बचना है। ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। पहली बात तो ये कि खुद हमारी अपनी हेल्थ को इससे जो है ख़तरा होता है, साथ ही साथ आसपास के जो बैठे हुए लोग होते हैं जिसको आप जो है पैसिव स्मोकर्स भी कह सकते हो, तो उन पैसिव स्मोकर्स को जो है इस सिगरेट से निकलने वाले स्मोक से ज़्यादा नुकसान होता है। तो ये चीज़ जो है हमको देखना है कि हमको खुद भी इससे बचना है और दूसरों को भी इस चीज़ से जो है रोकने की जो है एक कोशिश की जानी चाहिए। तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट दैट इज़ कॉल्ड एज स्मोक। अब आते हैं जो है दूसरी टाइप के जो है दैट इज़ डस्ट। दूसरा जो है पार्टिकुलेट है दैट इज़ डस्ट। अब ये डस्ट जो है कहाँ से बनता है और इसके जो है क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। तो डस्ट इज़ कंपोज्ड ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स विच इज़ अबाउट 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। तो आप देखिए कि यहाँ पर ये जो है सॉलिड पार्टिकल होता है जो 1 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है। यानी इस पर से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने बारीक और फाइन पार्टिकल्स होते हैं ये डस्ट के। तो ये जो है सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं एंड दे आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग क्रशिंग, ग्राइंडिंग एंड एट्रीब्यूशन ऑफ सॉलिड मटेरियल्स, सैंड फ्रॉम सैंड ब्लास्टिंग, जो पहाड़ों को जो है ब्लास्ट करके उसमें से रेत जो है ऑब्टेन करते हैं या जो है पत्थर वगैरह निकालते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, तो वहाँ पर जो है ब्लास्टिंग करते हैं। तो उस ब्लास्टिंग की वजह से सैंड के पार्टिकल जो है ये हवा में जो है शामिल होते हैं और वो जो है डस्ट क्रिएट करते हैं। इसी तरह से सॉ डस्ट फ्रॉम वुड वर्क्स, जो लकड़ी की जो बखारें होती है जहाँ पर लकड़ियों का काम होता है, उसकी कटिंग होती है, उसकी पॉलिशिंग वगैरह होती है, तो वहाँ पर भी आप देखिए कि सॉ डस्ट, लकड़ी के बारीक बारीक जो है पार्टिकल जिसको हम भूसा कहते हैं, तो वो भूसे के पार्टिकल जो है एयर में जो है मिक्स होते हैं और वो डस्ट पार्टिकल जो है क्रिएट करते हैं। इसी तरह से पल्वराइज्ड कोल,
ये जो कोल होता है, कोल माइनिंग से जो है निकलता है, इसके भी बारीक बारीक पार्टिकल्स एयर में जो है मिक्स होते हैं। इसी तरह से सीमेंट इंडस्ट्री से जो है सीमेंट के बारीक बारीक पार्टिकल्स जो है ये हवा में जो है मिक्स होते हैं। इसी तरह से जो फ्लाई ऐश फ्रॉम फैक्ट्रीज़ के ज़रिए से जो है बहुत सारी जो है ऐश के जो है पार्टिकल्स, जो राख होती है, राख के पार्टिकल्स ये एयर में जो है मिक्स होते हैं। इस तरह से जो है ये आपको जो है डस्ट की जो है एक बड़ी स्ट्रीम जो है फॉर्म करेंगे। और अगर एयर में जो है ये छोटे छोटे पार्टिकल्स, ये डस्ट ये जो है इतने स्मॉलर साइज़ के, इतने स्मॉलर डायमीटर के जो है पार्टिकल जब ये एयर में मिक्स होते हैं तो हम उसको जो है डस्ट कहते हैं। तो ये चीज़ जो है हमारे लिए जो बहुत नुकसानदेह होती है। तो आगे जो है इनकी वजह से कौन कौन से जो है बीमारियां हो सकती है और इससे हम जो कैसे बच सकते हैं वो हम जो है स्टडी करेंगे। ओके, तीसरी चीज़ देखिए मिस्ट। थर्ड जो है दैट इज़ मिस्ट। अब ये मिस्ट क्या है? मिस्ट आर प्रोड्यूस्ड बाय द पार्टिकल्स ऑफ स्प्रे लिक्विड्स एंड बाय कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स इन एयर। जो स्प्रे लिक्विड्स होते हैं, ये स्प्रे लिक्विड जो है ये क्या करते हैं? मिस्ट फॉर्म करते हैं, या फिर कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स इन एयर। जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका जो है मिस्ट बनता है। इसी तरह से हर्बिसाइड्स है, इंसेक्टिसाइड्स है, दैट मिस देयर टारगेट्स एंड ट्रैवल थ्रू एयर एंड फॉर्म द मिस्ट। तो आप देखिए कि ये जो स्प्रे लिक्विड्स में जो आप देखोगे कि हर्बिसाइड्स, इसी तरह से जो है पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा, तो ये सब जो है क्या करते हैं? हर्बिसाइड्स है, पेस्टिसाइड्स है, इसी तरह से इंसेक्टिसाइड्स है। तो प्लांट्स के ऊपर जो है बहुत सारी बीमारियां होती है। उन बीमारियों से उनको बचाने के लिए उनके ऊपर जो है कुछ चीज़ें जो है मेडिसिन्स के तौर पर जो उसको दी जाती है। और बहुत सारी जो है उसके अंदर जो है कीड़े वगैरह लग जाते हैं, रोडेंट्स वगैरह उसको जो है खा जाते हैं, उसको जो है डैमेज कर देते हैं। इसी तरह से जो है वहाँ पर जो है बहुत सारी ऐसी जो है बीमारियाँ होती है जो पौधों को जो है ख़राब करती है। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए, है ना, और उसके ऊपर जो है क्या करते हैं कि ये हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड का जो है छिड़काव करते हैं। तो वो स्प्रे के फॉर्म में होता है। तो ये स्प्रे लिक्विड जो है ये अगर अपने टारगेट्स को जो है मिस कर देते हैं तो फिर क्या होता है कि ये एयर में जो है मिक्स होते हैं, ट्रैवल होते हैं, और इस तरह से जो है ये मिस्ट जो है फॉर्म करते हैं। तो ध्यान रखिए कि मिस्ट आर नथिंग बट द स्प्रे लिक्विड्स और कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स इन एयर। तो ये होता है मिस्ट। उसके बाद लास्ट देखिए फ्यूम्स। फ्यूम्स हम जो है किसको कहेंगे? तो फ्यूम्स आर जनरली ऑब्टेन्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स ड्यूरिंग सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, बॉइलिंग एंड सेवरल अदर केमिकल रिएक्शंस। तो ये फ्यूम जो है कहाँ कहाँ से बनते हैं? ध्यान रखिए, सब्लिमेशन है, डिस्टिलेशन है, बॉइलिंग है, और बहुत सारे जो है केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो है ये केमिकल्स के जो है कुछ फ्यूम्स बनते हैं, और ये हमारे लिए जो है बहुत ही नुकसानदेह हो सकते हैं। तो जनरली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, मेटल एंड मेटालिक ऑक्साइड फॉर्म फ्यूम पार्टिकल्स। तो ये जो है ध्यान रखिए, मेटल होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, और बहुत सारे जो सॉल्वेंट्स होते हैं जो लेबोरेटरी के अंदर हम यूज़ करते हैं वो सब के सब जो है ये फ्यूम पार्टिकल जो है फॉर्म करते हैं। तो इस तरह से ये जो है पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स है जिसको हम स्मोक, डस्ट, मिस्ट और फ्यूम्स कहेंगे। आप देखिए कि इनके एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकते हैं। द इफेक्ट ऑफ पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स आर लार्जली डिपेंडेंट ऑन द पार्टिकल साइज़। ये पार्टिकल साइज़ के ऊपर जो डिपेंड करता है कि ये जो है हमारे ऊपर जो है किस तरह का जो है इफ़ेक्ट क्रिएट कर सकता है। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि जो एयरबॉर्न पार्टिकल्स है जैसे कि डस्ट है, फ्यूम है, मिस्ट है, दे आर डेंजरस फॉर ह्यूमन बीइंग्स। तो ये हवा में बनने वाले जो है ये पार्टिकल्स हैं जिसको आप नाम दे रहे हो डस्ट है, फ्यूम्स है, मिस्ट है, ये हमारे लिए जो है बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं। तो पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स हैविंग द साइज़ अबाउट 5 माइक्रॉन्स, अगर ये पार्टिकल्स जिसको आप पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स कहते हो इसकी साइज़ 5 माइक्रॉन्स है, तो ये क्या करते हैं? दे आर लाइकली टू लॉज इन अ नेज़ल पैसेज।
ये जो हमारे जो नाक का जो अंदर का हिस्सा होता है, ये जो पैसेज होता है, यहाँ पर जाकर जो है ये डिपॉजिट होते हैं। अगर 5 माइक्रोन्स इसकी जो है साइज़ होती है तो ये वहाँ पर जाकर जो है डिपॉजिट होते हैं। वेयर एज द पार्टिकल्स अबाउट 10 माइक्रोन्स एंटर्स इनटू द लंग्स इजीली। और अगर यही पार्टिकल्स 10 माइक्रोन साइज़ के होंगे तो ये लंग्स के अंदर, तो ये ध्यान रखिए, ये जो है नेज़ल पैसेज के अंदर होते हैं और ये जो है लंग्स के अंदर जो एंटर हो जाते हैं। तो इसकी वजह से हमारे लिए बहुत सारी जो है जो लंग्स से रिलेटेड जो है बीमारियां हैं वो सारी चीज़ें होने के जो है चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि आप देखोगे अस्थमा है और ब्रोंकाइटिस वगैरह, ये सारी चीज़ें होने के जो है चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। उसी तरह से आप जो है ध्यान रखिए कि लेड यूज्ड टू बी मेजर एयर पॉल्यूटेंट इमिटेड बाय व्हीकल्स। यहाँ पर आप देखिए कि लेड जो होता है, लेड का पार्टिकल ये व्हीकल्स के एमिशन में होता है। तो जनरली हम लेड को जो है पेट्रोल के अंदर जो है मिक्स करते हैं, तो पेट्रोल के कंबशन की वजह से ये लेड जो है ये एटमॉस्फेयर के अंदर, एयर के अंदर जो है मिक्स होता है और ये एक बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट है। इसलिए अनलीडेड पेट्रोल जो है अब जनरली जो है यूज़ किया जाता है और बहुत सारे इंडियन सिटीज़ के अंदर जो है इसका यूज़ जो है अब बढ़ गया है। तो आप देखिए पेट्रोल पंप पर जो है लिखा होता है अनलीडेड पेट्रोल। तो आप अगर अपनी किसी व्हीकल के अंदर पेट्रोल डालने जा रहे हो तो आप ये ख़ास तौर से देखिए कि वो पेट्रोल अनलीडेड है कि नहीं है। तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है ख़तरनाक जो है ये सब्सटेंस है जो हमारे ऊपर जो है बहुत सारे जो है नुकसानात जो है पैदा कर सकता है। तो दिस प्रॉब्लम हैज़ नॉट बीन ओवरकम बाय यूजिंग अनलीडेड पेट्रोल इन मोस्ट ऑफ द सिटीज़ इन इंडिया। तो ये बात जो है ध्यान रखना है कि ये प्रॉब्लम जो है अब सॉल्व कर लिया गया है और अब अनलीडेड पेट्रोल जो है इंडिया के अंदर जो है बहुत सारे सिटीज़ के अंदर जो है यूज़ किया जा सकता है। अब यहाँ पर ध्यान रखिए कि लेड इंटरफियर्स विद द डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ रेड ब्लड कार्पसल्स। इसका जो है इफ़ेक्ट मैं आपको बता दूं कि ये लेड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारी बॉडी में क्या काम करते हैं। तो ये क्या करते हैं, दे इंटरफियर्स विद द डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ रेड ब्लड कार्पसल्स। हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड के अंदर रेड ब्लड कार्पसल्स होते हैं उसके डेवलपमेंट और उसके मैचुरेशंस के अंदर जो क्या करते हैं, इंटरफियरेंस करते हैं। तो इस तरह से ये हमारे लिए जो है एक बहुत नुकसान की चीज़ हो सकती है। तो इससे बचने के लिए अब एक काम ये हो रहा है कि अनलीडेड पेट्रोल जो है आता है तो इसको जो है आप यूज़ कीजिए ताकि लेड का इमिशन जो है एटमॉस्फेयर के अंदर ना हो सके। तो ये आपको मिलता है पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स के बारे में। Now we will study the smoke. This is the special type of particulate pollutant which is the combination of smoke plus fog. तो ये स्मोक और फॉग मिलकर एक नया पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट फॉर्म करते हैं जिसको हम नाम देंगे स्मॉग। तो ध्यान रखिए कि दिस इज़ द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एयर पॉल्यूटेंट दैट ऑकर्स इन मेनी सिटीज़ इन थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में आप जो बहुत सारे सिटीज़ के अंदर देखोगे आपको जो है ये स्मोक मिलेगा जो कि एक इम्पॉर्टेंट एयर पॉल्यूटेंट है। यहाँ पर आप देखिए कि इस स्मोक की जो है दो टाइप है, एक है क्लासिकल स्मोक और दूसरा है फोटोकेमिकल स्मोक। तो पहली टाइप है क्लासिकल स्मोक। तो क्लासिकल स्मोक जो है ये क्या होता है, तो ध्यान रखिए इट ऑकर्स इनटू कूल ह्यूमिड क्लाइमेट। ध्यान रखिए इसकी जो टाइप है उसके हिसाब से कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, कूल ह्यूमिड क्लाइमेट के अंदर आपको मिलेगा क्लासिकल स्मोक। और इसका कंटेंट आप देखिए कि इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ स्मोक, फॉग एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो तीन चीज़ें इसके अंदर होती है, स्मोक, फॉग एंड सल्फर डाइऑक्साइड। और केमिकली अगर हम देखें तो ये जो मिक्सचर होता है इट इज़ हैविंग अ रिड्यूसिंग सब्सटेंस, हेंस इट इज़ कॉल्ड एज रिड्यूसिंग स्मोक। तो इसके अंदर जो है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है इस स्मोक के अंदर, इसलिए इस क्लासिकल स्मोक को जो कि कूल ह्यूमिड क्लाइमेट के अंदर जो बनता है इसको हम रिड्यूसिंग स्मोक भी कह सकते हैं। उसके बाद दूसरा देखिए फोटोकेमिकल स्मोक। फोटो केमिकल स्मॉग।
अब ये आप ध्यान रखिए कि ये कहाँ पर बनता है। तो फोटोकेमिकल स्मॉग इज़ ऑकर इन वार्म एंड सनी क्लाइमेट। तो ध्यान रखिए, वार्म एंड सनी क्लाइमेट। सूरज की रोशनी जहाँ पर हमेशा होती है जनरली, आप उसको जो है सनी क्लाइमेट कह सकते हो, और उसकी वजह से जो है वार्मथ होती है। तो वार्म एंड सनी क्लाइमेट के अंदर जो स्मॉग बनता है उसको हम नाम देंगे फोटोकेमिकल स्मॉग। अब इसका जो है कंटेंट देखिए कि द मेन कंपोजिशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग रिजल्ट्स फ्रॉम द एक्शन ऑफ सनलाइट ऑन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। तो ध्यान रखिए, एक्शन ऑफ सनलाइट ऑन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ये जो है इसका फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, जिसको आप एक्शन ऑफ सनलाइट ऑन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, तो इसके ज़रिए से वार्म एंड सनी क्लाइमेट के अंदर जो स्मॉग बनता है दैट इज़ कॉल्ड एज फोटोकेमिकल स्मॉग। तो ये दो तरह के जो है फोटोकेमिकल स्मॉग होते हैं। अब इसके जो कंटेंट होते हैं इनके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एक्शन होता है, देयरफॉर दिस फोटोकेमिकल स्मॉग इज़ कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग। तो इस तरह से ये जो है दो टाइप के जो स्मॉग बनते हैं। ये वाला जो स्मॉग होगा ये रिड्यूसिंग स्मॉग है, और जो दूसरा फोटोकेमिकल स्मॉग है इट इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग। तो इस तरह से हम इसको जो है क्लासीफाई करेंगे दो टाइप के अंदर। तो जनरली स्मोक और फॉग जो है आपको दोनों के अंदर मिलेगा। अब देखते हैं कि ये फोटोकेमिकल स्मोक जो है ये कैसे बनता है। ये हमारे लिए जो है ज़्यादा नुकसानदेह है, जिसको हम फोटोकेमिकल स्मोक कह रहे हैं। तो हाउ दिस फोटोकेमिकल स्मोक इज़ फॉर्म, तो हम यहाँ लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग। तो ये पूरा प्रोसेस हम जो स्टडी करेंगे कि किस तरह से ये जो है एटमॉस्फेयर के अंदर जो है बनता है। तो व्हेन फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न अ वेराइटी ऑफ पॉल्यूटेंट्स आर इमिटेड इनटू द अर्थ ट्रोपोस्फियर। तो ये देखोगे कि जब फॉसिल फ्यूल जो है जलता है तो उस वक्त जो है बहुत सारे जो है पॉल्यूटेंट जो है ये इमिट होते हैं अर्थ के ट्रोपोस्फियर के अंदर। और इस तरह से टू टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स दैट आर इमिटेड आर हाइड्रोकार्बन दैट आर दी अनबर्न्ड फ्यूल एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। तो दो चीज़ें यहाँ पर होगी, एक तो होगा अनबर्न्ड फ्यूल, जिसको हम सिंपली नाम दे रहे हैं कि ये जो है हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं। तो अनबर्न्ड फ्यूल के अंदर आपको मिलेगा हाइड्रोकार्बन, और इसी तरह से नाइट्रिक ऑक्साइड जिसका फार्मूला NO। बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है ये, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर अगर ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट हो तो बहुत सारे जो है ख़तरनाक जो है हमको जो है मसाइल का सामना जो है करना पड़ सकता है। तो व्हेन दिस पॉल्यूटेंट्स बिल्ड अप टू सफिशिएंटली हाई लेवल्स अ चेन रिएक्शन ऑकर्स फ्रॉम देयर इंटरेक्शन विथ सनलाइट। तो अगर ये जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं ये जो है अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट हो तो ये सनलाइट के साथ जो है रिएक्ट होकर कुछ चेन रिएक्शन जो है प्रोड्यूस करते हैं, और इस चेन रिएक्शन की वजह से यहाँ पर जो है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो है ये कन्वर्ट होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अंदर। तो नाइट्रिक ऑक्साइड इज़ कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो सनलाइट के एक्शन के ज़रिए से ये बनाएगा NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अंदर जो है कन्वर्ट होगा बाय द एक्शन ऑफ और बाय द एक्शन ऑफ सनलाइट। तो दिस नाइट्रोजन ऑक्साइड इन टर्न एब्सॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सनलाइट एंड ब्रेक डाउन इनटू नाइट्रिक ऑक्साइड एंड फ्री ऑक्सीजन। तो ये जो है नाइट्रिक ऑक्साइड जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अंदर जो कन्वर्ट होगा सनलाइट के प्रेजेंस में, ये फिर से जो है ब्रेक डाउन होगा, और ब्रेक डाउन होने के बाद ये दोबारा से जो है बनाता है नाइट्रिक ऑक्साइड, और ऑक्सीजन एटम जो है ये एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज़ करेगा। तो देखिए NO2 गैस
इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एच न्यू से हम जो है इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये बनाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड गैस और गैसियस एटॉमिक ऑक्सीजन जो है इसके अंदर जो है फॉर्म होगा। तो दिस एटॉमिक ऑक्सीजन इज़ वेरी रिएक्टिव विच कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन एयर टू प्रोड्यूस ओजोन। तो ये जो एटॉमिक ऑक्सीजन है ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर ओजोन जो है फॉर्म करती है। तो ये जो एटॉमिक ऑक्सीजन जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के ब्रेकिंग से बन रही है, तो ये एटॉमिक ऑक्सीजन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ जो मिलकर ओजोन गैस का जो है फॉर्मेशन करती है। द ओजोन फॉर्म इन दिस रिएक्शन रिएक्ट्स रैपिडली विद नाइट्रिक ऑक्साइड टू रीजनरेट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब ये जो ओजोन है ये नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ जो है दोबारा कंबाइन होगी, NO गैस प्लस O3 गैस, दैट गिव्स राइज टू NO2 गैस प्लस O2 गैस। तो ये दोबारा से यहाँ पर जो है नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो है फॉर्मेशन होगा। और इसी तरह से आप यहाँ पर देखोगे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज़ अ ब्राउन गैस एंड एट सफिशिएंटली हाई लेवल्स कैन कंट्रीब्यूट टू हेज़। ये हेज़ फॉर्म करेगा जिसको आप धुंध या कोहरा जो है कह सकते हो। तो कोहरा बनाने के अंदर जो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है और ये जो है ब्राउन कलर की जो है गैस होती है। तो ये जो है आप जो है देख सकते हो कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ओजोन के साथ कंबाइन होकर ये जो है फिर से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो फॉर्म करता है। तो ओजोन इज़ अ टॉक्सिक गैस एंड बोथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ओजोन आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड कैन रिएक्ट विद अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन in the polluted air to produce the chemicals which are formaldehyde, acrolein, peroxyacetyl nitrate। ये इतने जो है केमिकल जो है फॉर्म होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकते हैं। तो देखिए क्या होगा, अनबर्न्ड जो हाइड्रोकार्बन है, फॉर एग्जांपल आप मीथेन लीजिए, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन में आप जो है मीथेन लीजिए तो मीथेन जो है ये ओजोन के साथ रिएक्ट होगा। तो लुक यार, तो सबसे पहले तो ये बनाएगा फॉर्मल्डिहाइड, दिस इज़ फॉर्मल्डिहाइड। पहला मॉलिक्यूल जो है यहाँ पर जो बनेगा फॉर्मल्डिहाइड, ओके। उसके बाद जो है दूसरा जो मॉलिक्यूल बनेगा वो है एक्रोलीन, जिसका फार्मूला है CH2 डबल बॉन्ड CH CHO, दिस इज़ कॉल्ड एज एक्रोलीन। और ये भी हमारे लिए जो है एक नुकसानदेह चीज़ है, इट इज़ एक्रोलीन। और तीसरा बनेगा परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट और इसका फार्मूला है CH3COONO2, CH3 C डबल बॉन्ड OONO2, दिस इज़ कॉल्ड एज परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, जिसको शॉर्ट में हम लिखेंगे PAN, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। तो ये तीन कंपोनेंट जो एयर के अंदर प्रेजेंट होंगे, ये तीन कंपोनेंट हमारे लिए जो है बहुत ज़्यादा जो है नुकसान पैदा कर सकते हैं, हमारे लिए जो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकते हैं, जो कि फॉर्मल्डिहाइड है, एक्रोलीन है और परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट है। तो ये जो ओजोन बन रही है एटमॉस्फेयर के अंदर, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ में जो है फॉर्म होती है, तो ये जो है नाइट्रिक एसिड ये ओजोन के साथ जो है रिएक्ट होकर यहाँ पर जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म करती है। तो यहाँ इस बात का जो है ख़ास तौर से जो है ध्यान रखना है कि जो एटमॉस्फेयर के अंदर केमिकल रिएक्शंस की जो सीरीज़ होती है, चेन रिएक्शंस होती है, तो ये ओजोन जो है हमारे लिए टॉक्सिक गैस है। और अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन जो एटमॉस्फेयर के अंदर पहले से प्रेजेंट है, जो फॉसिल फ्यूल के बर्निंग की वजह से जो है आया है, तो उसके साथ में रिएक्ट होकर इस तरह के जो कंपाउंड बनाते हैं। और ये गैसियस पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो स्मोक फॉर्म करते हैं और हमारे लिए जो है एक बड़ा जो है ट्रबल और एक बड़ा प्रॉब्लम जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम इस चीज़ को जो है बहुत आसानी के साथ जो है कंट्रोल कर सकते हैं कि जो अर्थ सरफेस पर हमारी बहुत सारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, जो इन सारी गैसेस के फॉर्मेशन का रीज़न हो सकती है, उन एक्टिविटीज़ को हम मिनिमाइज़ करें।
कोशिश तो ये करें कि उन एक्टिविटीज़ को हम ख़त्म कर दें, लेकिन ये ख़त्म करना पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं। उसके रिडक्शन से क्या होगा कि इनका जो फॉर्मेशन एटमॉस्फेयर के अंदर है, जैसे कि ओजोन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन जो एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है, इसके अमाउंट को हम या इसके प्रोडक्शन को कम से कम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है रेमेडीज़ है, ये हमारे पास जो इसका सॉल्यूशन है कि हम इस चीज़ को जो है किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये फोटोकेमिकल स्मोक जो है हमारे लिए जो है बहुत नुकसान की चीज़ हो सकती है। सो दिस इज़ अबाउट द फोटोकेमिकल स्मोक। अब हम देखेंगे कि फोटोकेमिकल स्मोक के जो है इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। ओके, हम देखते हैं कि इस टॉपिक में ये लास्ट पॉइंट है जिसको हम नाम दे रहे हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। तो द कॉमन कंपोजिशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक आर ओजोन, नाइट्रिक ऑक्साइड, एक्रोलिन एंड पॉलीएसिटिल नाइट्रेट। ये 4 इम्पॉर्टेंट है कंपोजिशन है फोटोकेमिकल स्मोक के। अब यहाँ पर ध्यान रखिए कि इसके एडवर्स इफ़ेक्ट जो है हमारी लाइफ पर या प्लांट लाइफ पर या एनिमल लाइफ पर या क्या हो सकती है वो हम स्टडी कर रहे हैं। तो फोटोकेमिकल स्मोक कॉजेज़ सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स बोथ ओजोन एंड पॉलीएसिटिल नाइट्रेट एक्ट एज अ पावरफुल आई इरिटेंट। तो ध्यान रखिए ओजोन और PAN ये जो है आई इरिटेंट होते हैं। आँखों में ये चुभते हैं, आँखों में जो है इसकी जो है चुभन का एहसास होता है अगर एटमॉस्फेयर के अंदर ये ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट हो तो। इसी तरह से ओजोन एंड नाइट्रिक ऑक्साइड इरिटेट द नोज़ एंड थ्रोट एंड देयर हाई कॉन्सेंट्रेशन कॉजेज हेडेक, चेस्ट पेन एंड ड्राइनेस ऑफ थ्रोट, कफ एंड डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। तो ये जो है लंग्स की बहुत सारी जो है बीमारियाँ इसकी वजह से हो सकती है। तो ओजोन और नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करते हैं, ये जो है इरिटेशन जो है हमारे जो है गले के अंदर जो है पैदा करते हैं। दे इरिटेट द नोज़ एंड थ्रोट, नाक के अंदर और गले के अंदर जो है ये इरिटेशन जो है क्रिएट करते हैं। और उसकी वजह से क्या होगा, अगर इसका हाई कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर के अंदर शामिल हो जाए तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपको जो है हेडेक होगा, चेस्ट पेन होगा, इसी तरह से जो है ड्राइनेस ऑफ थ्रोट, गला जो है आपका बिल्कुल जो है सूखने लगेगा, और खांसी है ना, कफ होगा, और डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में जो है तकलीफ़ होगी। तो ये इतने जो है इफ़ेक्ट्स हैं ओजोन और नाइट्रिक ऑक्साइड के। तो ये हमारे लिए जो है बहुत ही नुकसान की चीज़ है फोटोकेमिकल स्मोक। इसी तरह से आप देखिए कि फोटोकेमिकल स्मोक लीड्स टू क्रैकिंग ऑफ रबर एंड एक्सटेंसिव डैमेज टू प्लांट लाइफ। रबर को जो है ये क्रैक करता है और बहुत सारा जो है डैमेज जो है प्लांट लाइफ को जो है ये एक्सर्ट करता है। इसी तरह से इट ऑल्सो कॉजेज़ करोजन ऑफ मेटल्स, स्टोन बिल्डिंग मटेरियल्स, रबर एंड पेंटेड सरफेसेस। जो सरफेस पर आप जो है पेंट किए हो, कलर किए हो, वो पेंटेड सरफेसेस को भी जो है ख़राब करता है, मेटल को जो है करोड करता है, इसी तरह से स्टोन बिल्डिंग मटेरियल्स को जो है ये ख़राब करता है। तो इतनी सारी चीज़ें जो है आप देखोगे कि ये फोटोकेमिकल स्मोक के जो है इफ़ेक्ट्स होते हैं। अब ध्यान रखिए कि हाउ कैन फोटोकेमिकल स्मोक बी कंट्रोल। तो जैसा कि मैंने इसके पहले बताया था वही चीज़ है, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा और इसको जो है डिटेल में देखिए कि मैनी टेक्निक्स आर यूज टू कंट्रोल और रिड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। बहुत सारी टेक्निक्स है जो फोटोकेमिकल स्मोक को ख़त्म करने में, उसको रिड्यूस करने में जो है यूज़ की जा रही है। बाय कंट्रोलिंग द प्राइमरी प्रिकर्सर्स ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक सच एज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन्स। जो प्राइमरी प्रिकर्सर्स है जो फोटोकेमिकल स्मोक को बनाने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसा कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स है। इसी तरह से सेकेंडरी प्रिकर्सर्स सच एज ओजोन एंड PAN। तो ये सब को जो है आप क्या कर सकते हो कि इनके जो है फोटोकेमिकल स्मोक के अंदर जो है क्या करो, इसको ऑटोमेटिकली जो है आप रिड्यूस कर सकते हो यूजुअली बाय कैटालाइटिक कन्वर्टर्स। आप जो है ऑटोमोबाइल्स के अंदर जो है अगर कैटालाइटिक कन्वर्टर्स उसके इंजन के साथ में जो है फिक्स कर दो तो ये फोटोकेमिकल स्मोक के बनाने वाले जो प्रिकर्सर्स हैं ये ऑटोमेटिकली जो है ख़त्म होंगे एंड दे आर यूज्ड इन द ऑटोमोबाइल्स विच प्रिवेंट्स द रिलीज ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन्स। तो अगर यहाँ पर ही आप जो है उस मशीन के अंदर ही कैटालाइटिक कन्वर्टर लगा दो
तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और हाइड्रोकार्बन्स जो मेन कॉज है फोटोकेमिकल स्मोक के बनने का, वो जो है वहीं पर जो ख़त्म हो जाएंगे और वो जो है एटमॉस्फेयर के अंदर जब रिलीज़ ही नहीं होंगे तो फोटोकेमिकल स्मोक बनने का सवाल ही नहीं उठता है। इसी तरह से बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जैसे कि पाइनस है, जूनिपेरस है, केरस है, पायरस है, वाइटिस है, ये कुछ जीनस के प्लांट्स हैं। तो ये फोटोकेमिकल स्मोक को जो है मेटाबोलाइज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं, जिसके अंदर ख़ास तौर से जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, उसको जो है मेटाबोलाइज करते हैं। एंड देयरफॉर द प्लांटेशन ऑफ दीज ट्रीज हेल्प्स अस इन दिस मैटर, दैट इज़ टू कंट्रोल द फोटोकेमिकल स्मोक। तो कौन कौन से जो है प्लांट्स है देखिए, पाइनस, जूनिपेरस, वाइटिस एट्सेट्रा, इतने सारे जो है प्लांट्स हैं। इन प्लांट्स का जो है प्लांटेशन अगर करते हो अपने सराउंडिंग के अंदर, अपने घर के आसपास में, तो फोटोकेमिकल स्मोक पर बहुत हद तक के जो है कंट्रोल हो सकता है। वजह क्या है कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रेजेंट होता है, उस नाइट्रिक ऑक्साइड को ये प्लांट क्या करते हैं, बहुत अच्छी तरह से मेटाबोलाइज करते हैं। और जो प्राइमरी प्रीकर्सर जो आप जो है कह सकते हो कि नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, उस चीज़ के फॉर्मेशन को हम बहुत हद तक के जो है कंट्रोल कर सकते हैं। तो मोटर व्हीकल्स के इंजन के साथ में आप कुछ ऐसे कन्वर्टर्स लगा दीजिए जो इनके इमिशंस को जो है बिल्कुल ही ख़त्म कर दें, तो हम जो है बहुत ज़्यादा जो है हद तक के इस फोटोकेमिकल स्मोक के फॉर्मेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ह्यूमन बींग्स के हाथ में है, क्योंकि एनिमल्स वगैरह तो वो तो इतने सारे जो है पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करते हैं, लेकिन ख़ास तौर से जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन द अर्थ सरफेस है, उसकी वजह से आपको जो है ये पॉल्यूशन मिलेगा। तो इस तरह से ये जो है इफ़ेक्ट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक पर, इस पॉइंट पर हमारा जो ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन का जो पार्ट है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब इसके बाद वाले लेक्चर में हम स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूशन जो है स्टडी करेंगे, जिसके अंदर फॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ ओजोन लेयर, फिर ओजोन होल क्या होता है, ओजोन डिप्लीशन क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम उसके अंदर जो है स्टडी करने वाले हैं। ओके।